प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र। आज हमें अध्याय 17 प्रारंभ करना है। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के कार्य क्या हैं एवं मुद्रा का क्या महत्व है, इसका हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे। देखिए, आदिकाल में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर था। प्रारंभ में मनुष्य अकेला रहता था, समूह में नहीं रहता था। जैसे जैसे आग का पहिए का आविष्कार हुआ, वैसे वैसे मनुष्य स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा और समूह के रूप में रहने लगा और भिन्न भिन्न मनुष्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय अपना लिए। जो मुद्रा है, जो व्यवसाय का एक तरीके से प्रमुख आधार है। प्रारंभ में व्यवसाय के अंदर या वस्तुओं के लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। धीमे धीमे वस्तु विनिमय प्रणाली की विभिन्न कठिनाइयों के कारण मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलन में आई। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। देखिए, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करना, अर्थात जब वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तुओं के आधार पर ही किया जाता है, बदले में वस्तुओं को ही दिया जाता है और वस्तुओं को ही खरीदा जाता है, तो इस प्रकार की प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बाजार की प्रधानता नहीं है या छोटे बाजार पाए जाते हैं या बाजार बहुत दूर हैं, वहां पर बहुत सारी वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तुओं के लेन देन के द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के रूप में लें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है और उसे, जिस व्यक्ति से गेहूं लेनी है उसे बाजरे की आवश्यकता है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास बाजरा है तो वो गेहूं उससे ले लेगा और उसको बदले में क्या दे देगा? बाजरा दे देगा। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को चने की आवश्यकता है और दूसरे व्यक्ति को सरसों की आवश्यकता है, तो जिस व्यक्ति को सरसों की आवश्यकता है वो सरसों ले लेगा उससे और उसके बदले में क्या दे देगा? उसको चने दे देगा। तो इस प्रकार से वस्तुओं के बदले वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, अर्थात एक वस्तु को बेचना और उस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को ही खरीदना, क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। तो धीमे धीमे जैसे मुद्रा का प्रचलन हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कठिनाइयां थी, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो धीमे धीमे क्या हुआ, जैसे मुद्रा प्रचलन में आई तो वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा के बदले होने लगा, अर्थात मुद्रा देकर ही वस्तुओं को खरीदा जाता है और मुद्रा के बदले ही वस्तुओं को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो क्या है मुद्रा विनिमय प्रणाली? जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा के आधार पर किया जाता है, अर्थात पैसे दिए जाते हैं और वस्तु खरीदी जाती है। मुद्रा से जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वो मुद्रा विनिमय प्रणाली है, और जब वस्तुओं के द्वारा ही वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां थी। वो कठिनाइयां क्या थी जिनके कारण धीमे धीमे वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा विनिमय प्रणाली का प्रचलन हुआ? सबसे पहले आता है दोहरे संयोग की कठिनाई। अब देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में दो वस्तुओं का योगदान होता था। एक व्यक्ति के द्वारा जो दूसरे को दी जानी है और दूसरी वस्तु जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा पहले को दी जानी है। अब इसके लिए क्या था? दो वस्तुओं का संयोग आवश्यक था। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यदि चने की आवश्यकता है और दूसरा व्यक्ति उसे, जिसके पास मान लीजिए एक व्यक्ति को सरसों की आवश्यकता है, तो इन दो व्यक्तियों का संयोग आवश्यक था कि चने वाले को सरसों की आवश्यकता हो और सरसों वाले को चने की आवश्यकता हो। तो एक उदाहरण मात्र है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए इस प्रकार से दो वस्तुओं का संयोग आवश्यक था। तो ऐसा संयोग ढूंढने में बड़ी समस्या आती थी कि हमारे द्वारा जो वस्तु दूसरे व्यक्ति को दी जानी है, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसको पहली वस्तु की आवश्यकता हो प्लस उसके पास जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है वो वस्तु भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो दोहरे संयोग की बड़ी कठिनाई आती थी, सबसे बड़ी इसके अंदर समस्या थी। दूसरा आता है वस्तु का मूल्य मापने में कठिनाई। देखिए, जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी तो वस्तुओं के मूल्य को मापने में कठिनाई आती थी। मूल्य को प्रत्येक बार नए सिरे से मापना पड़ता था। कैसे नए सिरे से मापना पड़ता था? जैसे मान लीजिए पहले आपको सरसों खरीदनी है तो सरसों के बदले में कितने चने दिए जाएंगे। मान लीजिए दूसरी बार आपको गेहूं खरीदना है तो फिर गेहूं के बदले में कितने चने देने हैं।
तीसरी बार मान लीजिए आपको दूध खरीदना है, तो दूध के बदले में कितने चने देने हैं, तो प्रत्येक बार वस्तुओं का मूल्य मापना पड़ता था। अर्थात प्रत्येक बार जो भी आपको वस्तु खरीदनी है नए सिरे से उसका मूल्य मापना पड़ता था, और प्रत्येक बार मूल्य का मापना अर्थात मूल्य का निर्णय करना कि कितना दिया जाना है, इस वस्तु का मूल्य कितना है वस्तु के रूप में, यह अपने आप में एक कठिनाई थी। नेक्स्ट आता है भावी बचत संभव नहीं। देखिए, चूंकि वस्तुएं होती थी और सारी की सारी वस्तुओं को लंबे समय तक भंडार करके नहीं रखा जा सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के पास बेचने योग्य सब्जी है या दूध है, तो या कोई ऐसी वस्तु है जो टूटने वाली है, तो ऐसी वस्तुओं को संभाल कर रखना अर्थात उनकी बचत नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन रख सकते हो, सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन रख लोगे, उसके बाद क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए उनको बेचना क्या होता था, जरूरी होता था। जैसे आज आपके पास मुद्रा है, पैसे हैं, तो आप उनको बचा के रख सकते हो, उनका भंडारण किया जा सकता है, मुद्रा को हम रख सकते हैं जितना मर्जी समय तक। लेकिन जो वस्तुएं थी उनका भंडारण करना खराब भी हो सकती थी, और यदि खराब न भी हो तो उनकी सार संभाल करनी पड़ती थी, अन्यथा खराब हो जाएगी। गेहूं भी आप रखना चाहते हो तो लंबे समय तक रखने के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए वस्तुओं के रूप में बचत संभव नहीं थी लंबे समय तक, या भावी जब भी उसकी आवश्यकता हो तब तक उसकी बचत संभव नहीं थी। अब मान लीजिए कि आपको सब्जी की आवश्यकता 20 दिन बाद है, तो आप 20 दिन तक उसी सब्जी को बचाकर नहीं रख सकते। आपको 25 दिन बाद दूध की आवश्यकता है, तो आप आज के दूध को 25 दिन तक बचा करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट आता है अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई। अब देखिए क्या होता है अविभाज्य वस्तुएं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य ज्यादा है, या कोई ऐसी वस्तु है जो बड़े आकार की है। जैसे मान लीजिए कोई मकान खरीदना है, बहुत बड़े आकार का है, तो उसके विभाजन में कठिनाई आती थी। ज्यादा मूल्य की वस्तु, जैसे मान लीजिए कार खरीदनी है, तो उसका अब कम मूल्य में क्या होगा, अब कार को तोड़कर तो बेचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से मान लीजिए गाय भैंस बेचनी है, तो ये तो है नहीं कि उसकी पूंछ काट के दे दी जाएगी, विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको विभाजन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी वस्तुएं जिनका विभाजन संभव नहीं था, अर्थात पूरी की पूरी बेची जा सकती थी, तो उनके खरीदने बेचने में भी क्या आती थी, कठिनाई आती थी। क्योंकि हो सकता है उनका मूल्य ज्यादा हो सकता है वो बड़े आकार की हो। जैसे मकान है, मूल्य ज्यादा है, तो ये तो है नहीं कि कुछ कमरे तोड़ के इस तरीके से बेच दिया जाएगा। तो इन वस्तुओं के विनिमय में क्या आती थी, कठिनाई आती थी। नेक्स्ट आता है उधार के लेखे में कठिनाई। अब जैसे मान लीजिए कि आज के समय में उधार के समय क्या मुद्रा के रूप में उसका लेखा कर देते हैं, लेकिन जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी तब उधार के लेखे में कठिनाई आती थी। उधार किस प्रकार से लिखी जाएगी, उधार का लेखा है कि उससे अपने 10 किलो गेहूं लेनी है, उससे 5 किलो सरसों लेनी है, उससे 5 किलो दूध लेना है। इस प्रकार से उधार का लेखा अर्थात लंबा चौड़ा हिसाब का लेखा, उसको करने में क्या आती थी, कठिनाई आती थी। इसलिए लेखा संभव नहीं था। तो ये मुख्य परेशानियां थी, कठिनाइयां थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, जिस कारण से धीमे धीमे मुद्रा का प्रचलन हुआ और मुद्रा विनिमय प्रणाली वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रचलन में आई। देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं मुद्रा पर। कहां से कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे मुद्रा प्रचलन में आई। प्राचीन समय में देखिए राजाओं महाराजाओं का शासन होता था, और राजाओं महाराजाओं ने अपने चित्र अंकित या अपने कुल देवता के चित्र अंकित विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलित किए, जिसमें चांदी के, तांबे के, सोने के इत्यादि सिक्के थे। और इन्हीं सिक्कों का वस्तुओं के क्रय विक्रय के अंदर प्रयोग किया जाने लगा, और यहीं से हम मानते हैं कि मुद्रा प्रचलन में आई। जो मुद्रा शब्द है उसका अंग्रेजी शब्द मनी, ये लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मोनेटा से। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि मनी या मुद्रा शब्द किससे बना है। तो पहली बात तो लैटिन भाषा से बना हुआ है, और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, मोनेटा से। प्रश्न आ जाए कि मुद्रा शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो हम लिखेंगे कि लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना हुआ है। अब ये मोनेटा है क्या, देखिए प्राचीन रोम की एक देवी थी जूनो। प्राचीन रोम की देवी जूनो, उसका दूसरा नाम था मोनेटा।
तो मोनेटा शब्द प्राचीन रोम की एक देवी जूनो का दूसरा नाम है। ये देवी किसकी थी? इसको स्वर्ग की रानी कहा गया है। स्वर्ग की रानी क्यों कहा गया है? क्योंकि प्राचीन रोम में ऐसी मान्यता थी कि मोनेटा है वो स्वर्ग का सुख देने वाली, स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी है, इसीलिए इसको स्वर्ग की देवी कहा जाता था, स्वर्ग की रानी कहा जाता था। तो देवी जूनो के मंदिर में जो सिक्के डाले गए, ऐसी मान्यता थी कि ये सिक्के भी स्वर्ग के समान सुख देने वाले होंगे और यहीं से इस मोनेटा का प्रचलन मनी के रूप में या मुद्रा के रूप में हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं, उन समस्त परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं जो भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई है एवं परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम मुद्रा की भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनका हम अध्ययन करते हैं। परीक्षा में यदि किसी अर्थशास्त्री के नाम से मुद्रा की परिभाषा पूछी जाती है या वैसे ही मुद्रा की परिभाषा पूछी जाती है तो हमें अर्थशास्त्री का नाम लिखते हुए उसकी परिभाषा को लिखना है। और परिभाषा को लिखने का सही तरीका यही है कि हम परिभाषा के देने वाले का नाम और उसकी परिभाषा को जैसा उसने कहा है वैसा का वैसा लिखें। सबसे पहले आती है हार्टले विदर्स की परिभाषा। मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। जैसा हमने मुद्रा विनिमय प्रणाली में पढ़ा था कि मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है, जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा से किया जाता है। तो कुछ परिभाषा जो इसकी है हार्टले विदर्स की, मुद्रा विनिमय की परिभाषा से मिलती जुलती है कि मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो हार्टले विदर्स के अनुसार ऐसी सामग्री या ऐसी वस्तु जिससे वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है वही क्या है, मुद्रा है। दूसरी आती है सेलिगमैन की परिभाषा। सेलिगमैन ने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे क्या है, सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। अर्थात जिस मुद्रा को स्वीकृति प्राप्त है, जिस वस्तु को स्वीकृति प्राप्त है वही क्या है, मुद्रा है। चूंकि मुद्रा के पीछे एक वैधानिकता की शक्ति होती है, सरकार के द्वारा उसे वैधानिक घोषित किया जाता है, इसीलिए उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। नेक्स्ट आती है किनले की परिभाषा, जो उसने थोड़ी विस्तार से दी है और संपूर्ण उसने वर्णन किया है कि वास्तव में मुद्रा क्या है, जिससे इसके कार्यों के संबंध में भी इसकी परिभाषा को लिखा जा सकता है, क्योंकि इसकी परिभाषा के अंदर एक तरीके से मुद्रा के कार्यों को बताया गया है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम क्योंकि वस्तुओं के लेन देन में इसका प्रयोग किया जाता है, अथवा मूल्य के मापन के रूप में स्वीकार एवं प्रयोग किया जाता है। तो विनिमय के माध्यम के रूप में भी और मूल्य के मापन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो किनले के अनुसार मुद्रा क्या है, जो विनिमय का माध्यम है प्लस मूल्य का मापक है, उसको मुद्रा कहा गया है। देखिए नेक्स्ट आता है मुद्रा की पूर्ति के माप। ये क्या है? देखिए किसी भी देश के अंदर मौद्रिक नीति का संचालन उस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। और भारत में मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का संचालन करता है और मौद्रिक नीति से संबंध रखने वाली विभिन्न प्रकार की दरों का निर्धारण करता है, इसलिए रिजर्व बैंक की जानकारी में होना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कितना पैसा या कितना रुपया या कितनी मुद्रा प्रचलन के अंदर है। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने 1977 के अंदर इसके द्वितीय कार्यकारी समूह ने ये 4 मापक मुद्रा के मापन के रूप में दिए। देखिए इसमें सबसे पहले आता है M1 मुद्रा। M1 में क्या क्या शामिल होता है? एक होता है C फॉर कैश, दूसरा होता है DD फॉर डिमांड डिपॉजिट और तीसरा है OD अदर डिपॉजिट। कैश में देखिए क्या है, कैश के रूप में अर्थात सिक्के या नोटों के रूप में जितना कुछ भी लोगों के पास कैश इन हैंड होता है उसको किस में शामिल करते हैं? सारा का सारा वो कैश में शामिल होता है। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट। जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, प्राइवेट बैंक है, कॉर्पोरेटिव बैंक हैं, उनके पास जितना का जितना डिमांड डिपॉजिट अर्थात बचत खाते या चालू खाते के अंदर जो लोगों का पैसा जमा होता है। डिमांड डिपॉजिट का तात्पर्य क्या है? जो मांगने पर वापस मिल जाता है, डिमांड करने पर वापस निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार की जितनी भी जमाएं हैं, निवल जमाएं, वो इसमें शामिल की जाती है। नेक्स्ट आता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट किसके पास? आरबीआई के पास। इसमें क्या क्या शामिल होता है? देखिए सरकार का जो पैसा आरबीआई में जमा है वो इसमें शामिल नहीं होता।
इसी प्रकार से जितनी भी रिजर्व जमाएं जमा होती है आरबीआई के पास वो इसमें शामिल नहीं होती। तो इसमें क्या जमा होता है, देखिए कितनी भी वित्तीय या गैर वित्तीय जो संस्थाएं होती है उनका जो पैसा आरबीआई के पास पड़ा है वो इसमें शामिल किया जाता है, प्लस विदेशी सरकारों का या विदेशी बैंकों का जो पैसा आरबीआई के पास जमा होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। और इन तीनों का योग किसके बराबर होता है, M1 के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है M2। M2 में क्या है, एक तो M1 को शामिल किया जाता है प्लस दूसरा डाकघर में बचत बैंकों की बचत जमाएं। ये क्या होता है, डाकघर में जितने भी सेविंग अकाउंट है, आवधिक जमाएं नहीं, सिर्फ बचत जमाएं, बचत के रूप में जो जमाएं इसमें शामिल की जाती है, कौन से, डाकघर में सेविंग अकाउंट में जितनी की जितनी जमा होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। किसमें, M2 में दो चीजें शामिल है, M1 प्लस डाकघर में बचत खातों की जो जमाएं हैं। तीसरा आता है M3। M3 में क्या है, एक तो M1 शामिल होगा, देखिए तीनों के अंदर नीचे M1 शामिल हो रहा है। अब इसमें क्या है, व्यवसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं, निवल से तात्पर्य शुद्ध है, आवधिक जमाएं होती है टाइम डिपॉजिट। अब ये टाइम डिपॉजिट क्या होता है, हम कई बार धन को बैंक में एक निश्चित समय के लिए जमा करवाते हैं, उसको हम एक तो बोलते हैं टीडी टाइम डिपॉजिट, या सामान्य भाषा में हम एफडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। और एक होता है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, अर्थात अवधि जमाएं, प्रत्येक मंथ पैसे जमा कराना, इस प्रकार से जो भी कोई खाता होता है। तो व्यवसायिक बैंकों में इस प्रकार की जो आवधिक जमाएं हैं, आवधिक से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के लिए, तो इस प्रकार की जमाओं को शामिल किया जाता है M3 के अंदर, किसके साथ में, M1 प्लस के साथ। और नेक्स्ट आता है M4। M4 क्या है, M1 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं, डाकघर बचत संस्थाओं में जितनी भी कुल जमाएं, मतलब बचत खाते वाली प्लस आवधिक जमाएं, अर्थात कोई एफडी यदि जमा करवाई गई है डाकघर में एफडी के रूप में पैसा, वो भी शामिल होगा, प्लस बचत खाते में यदि जमा करवाया गया है वो भी शामिल होगा। लेकिन डाकघर के से जो एनएससी वगैरह या किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये जो खरीदे जाते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ये थी मुद्रा की 4 अवधारणाएं। देखिए M1 को नैरो मनी भी कहते हैं, M4 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं। जैसे जैसे M1 से M4 की ओर जाते हैं नगद मुद्रा में कमी आती है, अर्थात M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा है और M4 सबसे कम तरल मुद्रा है। तरल का मतलब होता है नगद के रूप में, तो M1 सबसे अधिक नगद मुद्रा है और M4 सबसे कम नगद मुद्रा है। तो ये था मुद्रा की परिभाषाएं एवं मुद्रा की पूर्ति के माप। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।